सभी लोगों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव ISGS अकेडमी पर। तो आज हम फिर आपके लिए भारतीय इतिहास लेके आए हुए हैं। इतिहास में ख़ास तौर से आज जो है प्राचीन भारत की श्रृंखला हमने फिर चालू की हुई है और आज हम जो है यहाँ पर जो हमारा तीसरा चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, उसको लेके आए हुए हैं। तो आप लोगों से एक हमारा निवेदन ये है कि अगर आप लोग कायदे से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे जितने भी वीडियो वगैरह आते जाएं तो इनका नोट्स वगैरह आप बनाते जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लगभग हमने सभी विषय को चालू कर दिया हुआ है और जो ये समय लग रहा है कि धीरे धीरे भी चल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा है तो शायद सब लोग कायदे से अभी अपनी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। इस वजह से मेरा मामला थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये थोड़ा सा और तेज़ी लाएगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि किस हिसाब से जो है हमारा सिलेबस चालू हो चुका है और आप लोग भी अपना धीरे धीरे चालू कर दीजिए। तो आज हम लोग जो है प्राचीन भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। उस दिन हमने देखा था कि जब हमने इतिहास का डिवाइडेशन करवाया हुआ था 3 भागों में, जिसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल मिला हुआ था, आदि ऐतिहासिक काल मिला हुआ था और ऐतिहासिक काल मिला हुआ था। उसी का पहला जो हमारा पोर्शन है प्राग ऐतिहासिक काल, उसको लेके मैं आज आया हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसके नोट्स वगैरह बनाएंगे और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो आइए अपने इस टॉपिक को चालू किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बोर्ड पे लिखा देख लिया तो ऐसे ही अपना नोट्स बनाएंगे तो उनकी समझ में थोड़ा सा कम आएगा। हाँ, जो लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को तो वो लोग अपना जो है देख सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहरहाल जो नए लोग हैं, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही है कि पूरा जब तक हमारा वीडियो ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको जो है आपको देखना ही देखना है। अगर आधा अधूरा जो है आप करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बहरहाल आइए हम चालू करते हैं आज का अपना जो है प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डाल के रखा है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की हमने परिभाषा भी बताई थी कि वह काल जिसमें न कोई लिपि थी और न ही उसको कोई पढ़ा जा सका था, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इस काल की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जिनको हम यहाँ पर कह सकते हैं भूवैज्ञानिक से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस काल की खोज की हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने ही हमारा एक जगह तमिलनाडु में पड़ती है मद्रास, वहीं पर जगह है अतिरपक्कम, वहाँ पर कुल्हाड़ी को खोजा हुआ था। तो कुछ चीज़ें हैं उनके, पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राग ऐतिहासिक काल के ये 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक हमको यहाँ पर मिलेगा ये पाषाण काल। पाषाण काल का सीधा मतलब होता है पत्थर का काल, यानी जिस समय जो मनुष्य था पत्थरों का उपयोग करता था, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और ये हमारा पहला रूप हो जाएगा। और दूसरा रूप हमको यहाँ पर मिलेगा धातु काल। कौन सा? धातु, यानी हमारी जो है कोई ना कोई जो है धातु हमारी यहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण ये कौन सा दूसरा काल होता है, धातु काल। धातुओं में मुख्य रूप से हमको यहाँ पर पहले मिलेगा तांबा, तांबे में मिलाएंगे टिन, बन जाएगा कांसा, और उसके पश्चात हमको उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा लोहा। तो ये 3 धातु काल हमको यहाँ पर पढ़ना है। बहरहाल प्राग ऐतिहासिक काल जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो है पाषाण काल के बाद ये ताम्र काल और ताम्र पाषाण काल आएगा। उसके बाद हमारा कांस्य काल यानी कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। और उसके बाद जब हमको लोहा मिलेगा वैदिक काल में तो हमारा लौह काल आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि ये जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना चाहिए कि मानव जितनी भी ये गतिविधि हो रही हैं मानव के द्वारा की जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने मानव की उत्पत्ति को थोड़ा सा दर्शाया हुआ है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, अफ्रीका महाद्वीप में होती है। सबसे पहले अगर मानव की उत्पत्ति कहीं पर मानी जाती है तो अफ्रीका में मानी जाती है। अफ्रीका एक केंद्र बिंदु होता है जहाँ से मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इधर उधर जो है
आता जाता है। पता लगा अफ्रीका से कहीं एशिया आ गया, एशिया में किसी देश में आ गया, जैसे भारत में आ गया या चीन में आ गया, या फिर किसी दूसरे देश में चला जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएगा, यूरोप में चला जाएगा। इस हिसाब से क्या है कि वहाँ पर मानव हमको मिले हुए हैं। जैसे कुछ मानवों की हमने यहाँ पर बात की है, जैसे अफ्रीका में जो मानव मिला हुआ था वैसे कौन सा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद एक हमको निएंडरथल मानव मिलता है, जो कहाँ पर होता है, जर्मनी में होता है। और उसके बाद हमको क्रोमैग्नॉन मानव मिलता है, कहाँ पर, यह फ्रांस में होता है। इसके अलावा अन्य मानव हमको जैसे निएंडरथल मानव मिलता है, जावा मानव मिलता है, होमो सैपियंस मिलता है। इस हिसाब से हमको धीरे धीरे मानव का विकास होता जाता है। बहरहाल मानव का विकास आपको यहाँ पर इतिहास में नहीं पढ़ना है, मानव का विकास आपको जो है बायोलॉजी में विधिवत पूरा टॉपिक वाइज हम आपको जो है पढ़ाएंगे। अब ये जो हमारा काल होता है ये ईसा पूर्व का काल होता है, बहुत ही पुराना समय होता है। और इस समय होता क्या है कि हमने यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 भागों में जब बांटा हुआ है तो एक हमारा इसमें काल है कौन सा, पूरा पाषाण काल है। नंबर 1 पे हमने यहाँ पर हेडिंग बना रखी है, कौन सा, ये पूरा पाषाण काल है। दूसरा हमारा जो है मध्य पाषाण काल है, और तीसरा हमारा ये नव पाषाण काल है। 3 कालों में हमको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। 3 कालों में होता क्या है कि जो ये पूरा पाषाण काल होता है तो ये हमारा जो है एक हिम काल के रूप में जाना जाता है। यानी इस समय क्या है कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है कि हमारा जो है बर्फ़ ढकी हुई है, तो इसको हम हिम काल के नाम से पूरा पाषाण काल को जानते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की प्रवृत्ति को हम थोड़ा सा समझेंगे कि इससे कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल जो हमारा होता है ये आखेटक एवं संग्राहक काल था। कहने का मतलब ये है कि इस समय का जो मनुष्य था शिकार करता था और जो भी कुछ उसको मिल जाता था उसको खाता था और कल के लिए उसको संग्रह करके रख लेता था। तो ये काल पूरा पाषाण काल हमारा कैसा था, आखेटक और संग्राहक काल था। और ध्यान रखिए आखेटक के तौर पर, आखेट का मतलब सीधा होता है किसी जो है जीव को जो है मारना, यानी कुल मिला के ये क्या था, मांसाहारी टाइप का मानव यहाँ पर था। उसके बाद क्या है, मनुष्यों का जीवन पूरा का पूरा जो था वो शिकारी पर निर्भर था। मतलब पूरी ज़िंदगी भर ये क्या करते थे, क्योंकि इनके पास और कोई जो है काम धाम था नहीं। क्योंकि क्या था कि इनका जो हमारा कह सकते हैं दिमाग था, दिमाग विकसित नहीं था। दिमाग विकसित ना होने के कारण ये अपने आप को जीवित ही मानना जानते थे कि किसी हिसाब से जो है जिंदा रहा जाए। तो इनका पूरा का पूरा जीवन काहे पर था, शिकार पर था। ये जो है आग के प्रयोग से अपरिचित थे। मतलब यहाँ पर आग का आविष्कार तो हुआ था लेकिन आग का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग जो मांस था वो कच्चा ही यहाँ पर खाते थे। अब क्या होता है, ये कुछ इनकी कंडीशन हो जाती हैं पूरा पाषाण काल की। अब पूरा पाषाण काल में भी क्या है, काफ़ी बड़ा ये काल है, तो इसमें भी विविधता हमको देखने को मिलती है। इस विविधता में क्या होता है कि इस काल को हम फिर 3 भागों में बांट देते हैं। पहला काल हमारा यहाँ पर हो जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा हो जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 कालों में हम इसको पुनः बांट देते हैं। अब जब 3 भागों में हम इसको बांटते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जो है परिवर्तन हुआ होगा। जैसे आमतौर पर अपने ही जीवन में क्या होता है, 1 साल बीतता है कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है। पता लगा कि मनुष्य बड़ा हो गया, फिर पता लगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, पता लगा कि उसकी शादी हो गई। मतलब कई कंडीशन यहाँ पर होती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो 3 भागों में बांटा गया है ये उपकरण के आधार पर बांटा गया है, यानी जो यहाँ के उपकरण वगैरह हैं उनके आधार पर बांटा गया है। तो आइए समझते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं और उच्च पूरा पाषाण काल इसको क्यों कहा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल यानी जो है बहुत पुराना जो हमारा पत्थर का समय था उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल। इस समय क्या था कि जो मनुष्य था, मनुष्य औजारों के तौर पर क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था, क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। क्वार्टजाइट पत्थर इस समय सार्वभौमिक रूप से पाया जाने वाला पत्थर होता था, जो व्यक्ति को कहीं पर मिल जाता था उसी से अपने औजार बना के शिकार किया करता था। और इसके जो उपकरण थे ये चापर चापिंग टाइप के थे। किस टाइप के थे, चापर चापिंग। चापर चापिंग की एक विशेषता ये होती है कि इसमें अगर किसी जीव का शिकार अगर किया जा रहा है तो ख़ास तौर से उस पर दाब लगा के शिकार किया जाता था।
और इस टाइप के जो हमको पत्थर मिलते हैं ये पंजाब से जो है यहाँ पर सोहन घाटी से इस टाइप के उपकरण हमको मिलते हैं। कौन से? चापर चापिंग, है ना। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो ये चापर चापिंग होते हैं तो इसी में क्या होता है कि हैंड एक्स का मतलब हाथ से पकड़ने के लिए कोई ना कोई जो है जगह होती थी। इस टाइप के हमको उपकरण देखने को मिलते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जब सबसे पहले जो है खोज की हुई थी किसकी, ख़ास तौर से जो हमारी कुल्हाड़ी मिली हुई थी तो वो एक हैंड एक्स टाइप की ही थी। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो निम्न पुरापाषाण काल के हमको क्षेत्र अगर देखने को मिलते हैं तो कहाँ पर मिलता है? डिंडवाना में मिलता है। डिंडवाना जगह कहाँ पर है? राजस्थान में है। पोतवार हमारा जो है ये पाकिस्तान में पड़ेगा। चिरकी है, चिरकी हमको महाराष्ट्र में देखने में मिलता है। और नागार्जुनी कोंडा हमको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। जो लोग सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहे हो वो लोग इनको बहुत कायदे से रखें, क्योंकि अभी आपने देखा है कि संडे को हमारा सिविल सेवा का एग्ज़ाम हुआ था। तो सिविल सेवा के एग्ज़ाम में छोटे छोटे ऐसे ही प्रश्न बना के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न बनाए हुए थे। इस वजह से इन चीज़ों को आप लोग करते जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट करते जाइएगा। डिंडवाना कहाँ पे है? राजस्थान में है। पोतवार कहाँ पर? पाकिस्तान में है। चिरकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नागार्जुनी कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये इस टाइप का हमारा निम्न पुरापाषाण काल था। उसके बाद आ जाते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जो औजार थे उन औजारों में इन्होंने परिवर्तन किया। अब पत्थर को यहाँ पर जो निम्न पुरापाषाण काल में जो है क्वार्टजाइट पत्थर का यूज हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ है? जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग यहाँ पर हुआ है। जैस्पर और चर्ट, कुल मिला के ये पत्थर थोड़ा सा वजन में कम थे और थोड़ा धारदार कह सकते हैं इस टाइप के थे। और इनमें क्या था कि फलकों की अधिकता थी। मतलब जो मध्य पाषाण काल के हमको पत्थर, मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार मिले हैं इसमें क्या है? फलकों की अधिकता है। इस वजह से इसको हम फलक संस्कृत की भी संज्ञा दे देते हैं। फलकों में अगर देखेंगे तो कौन कौन से हमारे जो है उपकरण आ जाएंगे, तो एक हमको ये खुरचनी मिल जाएगी। खुरचनी तो आप लोग जानते होंगे, किसी चीज़ को खुरचना। ख़ास तौर से देखे होंगे कि गांव वगैरह में क्या होता है कि कुछ उपकरण आज भी ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ जो है खुरचा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खुरचनी कहते हैं। काफ़ी दिन तक ये खुरचनी हमारे यहाँ पर रहती है और आज भी हम लोग घरों वगैरह में इस खुरचनी का उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। उसके बाद क्या होता है? दूसरी होती है बेधनी। बेधनी का मतलब होता है किसी भी जंतु के शरीर में उसको घुसा देना, उसको हम कहते हैं भेदनी। उसके बाद एक होता है छेदनी। तो भेदनी और छेदनी इस टाइप के उपकरण हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हमको स्थल देखने को मिलते हैं। तो एक स्थल हमको ये देखने को मिलेगा बागन। बागन स्थल कहाँ पर है? ये भी राजस्थान का स्थल है। उसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा बैराज। बैराज भी स्थल हमको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और एक हमको मिलेगा कादम्बिनी घाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। सीधा क्वेश्चन क्या बनाता है कि बताइए कादम्बिनी घाटी पुरापाषाण काल में कहाँ पर है? तो बताओगे राजस्थान में कादम्बिनी घाटी। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए कि कहाँ पर है। उसके बाद क्या है कि इस समय के जो उपकरण थे वो यानी उच्च पुरापाषाण, अब हम इसके अंतर्गत आ गए। ये मध्य पुरापाषाण काल हो गया। अब हम आ जाएंगे उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल जो तीसरे नंबर का है, इसमें क्या था कि उपकरण जो है ब्लेड नुमा हो गए थे। किस नुमा हो गए थे? ब्लेड। ब्लेड की खासियत क्या होती है? मोटाई इसकी कम होती है, पतले होते हैं और साथ में ये धारदार होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि किसी जीव का शिकार वगैरह करना हमको जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक सहज रूप में हो जाता है। तो ये ब्लेड नुमा हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? नए चकमक उद्योग की स्थापना हो जाती है। जब ब्लेड हमको देखने को मिल जाएगा तो तरह तरह के यहाँ पर जो है क्या होते हैं? उपकरण बनाने के, उपकरण के उद्योग मिल जाते हैं। नए नए टाइप के यहाँ पर उद्योग बनते हैं। साथ ही में क्या होता है? उच्च पुरापाषाण काल में होमो सैपियंस का उदय हो जाता है। यानी होमो सैपियंस जो आज का मानव है इसका भी उदय हो जाता है। और इस समय के जो ये लोग औजार बनाते थे इसकी विधि होती थी फ्लूटिंग। वैसे ये विधि खास तौर से हमारा मध्य पाषाण काल की विधि है, लेकिन यहाँ पर भी इस फ्लोटिंग का प्रयोग हुआ है औजार बनाने के लिए। अगर हम उच्च पुरापाषाण की अगर बात करें तो सबसे इसमें व्यापक या कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका कौन सा है? भीमबेटका है। कौन सा है? भीमबेटका, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा।
अब देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसके और कौन कौन से हमारे भारत में स्थल हैं। तो हमने देखो ये स्थल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं। बहरहाल ये जितने भी स्थल हैं ये हमारे जो है पूरा पाषाण काल के ही हैं। तो आप लोग इनकी एक जो है पूरा का पूरा एक लाइन में इनको नोट कर लीजिए, एक सारणी बना लीजिए कि हाँ ये पूरा पाषाण काल के स्थल हैं और कहाँ पर हैं। आपको ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है मिल सकता है, ख़ास तौर से समीक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस के लिए। इन परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनाएंगे। जैसे पहला हमको स्थल मिलता है देखने को, कौन सा? पहलगाँव। पहलगाँव कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में पहलगाँव। उसके बाद दूसरा हमको मिलता है नेवासा। अभी देखो जल्दी में ये पूछा गया है नेवासा। आप संडे के एग्ज़ाम को आईएएस का एग्ज़ाम उठाइए, उसमें सीधा जगह पूछी गई है कि नेवासा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा हथनौरा। हथनौरा कहाँ पर है? एमपी में है। और ध्यान रखना हथनौरा से ही जो है मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। उसके बाद है लोहदा नाला। लोहदा नाला कहाँ पर है? यूपी में है। और यहाँ से लोहदा नाला से क्या होता है, यहाँ पर हड्डी से मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद भीमबेटका भी हमको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। और आदमगढ़ भी हमको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। मैं आदमगढ़ कह रहा हूँ, ना कि आजमगढ़। अगर आजमगढ़ की बात करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लेकिन आदमगढ़ कहाँ पर मिलेगा? ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर हम इतना पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमको ज़्यादा और कोई जो है किताब वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको जो है अन्य कोई जो है सहायता लेनी होगी। तो इतना सा आप यहाँ पर पूरा पाषाण काल में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल। ये नंबर 2 पर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग जो है संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संक्रमण काल से। संक्रमण काल का मतलब क्या होता है? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय होता है। दूसरी बात क्या होता है, ये जो हमारा पूरा पाषाण काल का समय होता है ये हिमयुग का समय होता है। यानी ज़्यादातर जो है हमारी इस समय क्या थी, पूरा पाषाण काल में बर्फ़ थी। अब क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा मध्य पाषाण काल आते आते क्या होता है, बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ़ पिघलेगी। बर्फ़ अगर पिघलेगी तो जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो मानव क्या करेगा कि नई जलवायु के अनुसार अपने आप को रहने के लिए योग्य बनाएगा। जैसे आमतौर पर हम ही लोग हैं, जैसे इस समय जलवायु परिवर्तन वगैरह हो रहा है तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है तरह तरह की विधियां अपना रहे हैं कि किसी हिसाब से हमको जो है गर्मी न लगे। ऐसे ही अगर ठंडी आएगी तो पता लगा उसी हिसाब से जो है नई नई विधियां अपनाएंगे। जैसे स्वेटर पहनेंगे, कहीं पर घरों में जो है हम अपना गर्मी के इंतजाम के लिए तरह तरह के जो है उपकरण लाएंगे जो हमको गर्मी दे सके। तो इसी हिसाब से मनुष्य क्या करता है कि अपने आप में जो है बदलाव करने की कोशिश करता है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। क्योंकि हिमयुग की समाप्ति हो चुकी है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, और टेम्परेचर अगर बढ़ चुका है तो आप जानते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में रहना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य की जो कार्यशैली यानी उसका सबसे अच्छा रहने का अगर कोई तरीका होता है या कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो काम करता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय देख रहे हैं कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है, न पढ़ने में मन लग रहा है, न कोई किसी काम में मन लग रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। बहरहाल आइए हम अपने इस बिंदु पर आते हैं, देख लेते हैं कहाँ क्या है, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा वैसी बातों को आप लोगों से बताया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सब अपने ही लोग जुड़े हो, तो इस वजह से इधर उधर की जो है बातें करनी भी नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा जो है मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बात ध्यान कर लीजिए, मनोरंजन की जगह पर होगा, पढ़ाई में नहीं होता है। अगर पढ़ाई में होता है तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान जो है यहाँ पर भटक जाएगा। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट होके पढ़िए, है ना। तो मध्य पाषाण काल को हम इसी वजह से क्या कहते हैं, संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोजकर्ता करने वाले अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो जॉन इवास का नाम, किसका नाम, जॉन इवास। और अगर पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग बताएंगे प्राग ऐतिहासिक काल का। प्राग ऐतिहासिक काल में हमको मिल जाएंगे कौन, रॉबर्ट ब्रूस फुट मिल जाएंगे। तो ये इस हिसाब से हमारे क्या हो जाएंगे, जॉन इवांस इसके जो है खोजकर्ता हो जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में जॉन इवांस खोजकर्ता नहीं मिलते हैं
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप दूसरा नाम बता देंगे CL कार्लाइज। CL कार्लाइज। हमारे सुजीत सर जी आ चुके हैं। सर जी आइए थोड़ा सा इधर, आ जाइए। तो ये दूसरे नंबर के हो जाएंगे, CL कार्लाइज हो जाएंगे हमारे दूसरे नंबर के। और पहले नंबर के कौन हो गए हैं? जॉन इवांस हो गए हैं। तो अगर पहले ऑप्शन में आता है तो जॉन इवांस को टिक करेंगे, अगर दूसरा आता है तो CL कार्लाइज। बहरहाल ये ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे कभी। और हो सकता है कि दोनों अगर मिल जाए तो आप जॉन इवांस का नाम वहाँ पर टिक करेंगे। इतनी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम अगर आ जाते हैं पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अगर हम उपकरणों की अगर हम बात करेंगे तो उपकरण हम देखेंगे कि हमको कहाँ से मिलेंगे? विंध्य क्षेत्र से मिलेंगे। जो आप ये विंध्य क्षेत्र देख रहे हैं, ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो एक पर्वत का नाम आप जानते हैं कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत वही पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास में देखा होगा कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला अगर कोई जो है शासक बना हुआ था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी दम पर नहीं, उसका एक जो है यहाँ पर क्या होता है? सेनापति होता है जिसका नाम होता है मलिक गाफूर। तो इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिए। इस समय के औजार क्या थे? क्योंकि अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, टर्म है आपसे, यहाँ पर टर्म क्या है? यहाँ पर होमो सैपियंस का उदय हो चुका है। जब होमो सैपियंस का यहाँ पर उदय हो चुका है तो जाहिर सी बात है उसको ज्ञान आ गया है। ज्ञान आ गया है तो अभी तक की ये क्या करता था कि बहुत बड़े बड़े औजारों को लेके अपना क्या करता था? शिकार करता था। लेकिन जब ज्ञान उसको आ गया तो उसने कहा कि यार कुछ तकनीक का विकास किया जाए जिससे जो है छोटे उपकरण बनाए जाए। तो इस समय क्या करता है कि औजार जो है छोटे बनाता है, और छोटे उपकरणों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? माइक्रोलिपिक, या इसी को कहते हैं सूक्ष्म औजार, सूक्ष्म पाषाण काल, कुछ भी नाम इसको यहाँ पर दे सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी समय जब हमने बोला क्या कि यहाँ पर क्या होता है? हिम युग की समाप्ति होती है। हिम युग की अगर समाप्ति होती है तो क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो जीव वगैरह होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा अपने आप को जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होता है? मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य हमको मध्य पाषाण काल से मिलना चालू हो जाते हैं। बल्कि अगर हम वहाँ पर देखते हैं जब हमारा हिमयुग था तो उस समय मनुष्य तो था, लेकिन उसके जो है कोई यहाँ पर अस्थिपंजर नहीं मिले हुए हैं। क्यों नहीं मिले हुए हैं? क्योंकि वो समय बहुत ज़्यादा था। हमारे जो अस्थिपंजर वगैरह होंगे वो धीरे धीरे क्या हो गए होंगे? पृथ्वी में समा गए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अस्थिपंजर हमको यहाँ पर मिलना चालू हो जाते हैं। अब भारत का जो इस समय का सबसे बड़ा अगर कोई स्थल था तो वो कौन सा था? बागोर। बागोर हमारा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। ये आपके लिए यहाँ पर हिट पॉइंट होगा, खास तौर से सभी परीक्षाओं के लिए। इसको ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो ध्यान रखिए बागौर था। यहीं पर क्या होता है? पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। पशुपालन यानी मनुष्य क्या करता है कि पशु पालना जो है चालू कर देता है। और पशुओं में अगर सबसे पहले अगर कोई पालतू अगर कोई जंतु था वो कौन था? कुत्ता था। तो ये ध्यान रखिए कि आमतौर पर क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव के द्वारा पहला पालतू जानवर कौन सा? कुत्ता था। आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइए मनुष्य के द्वारा दूसरा और तीसरा पालतू जंतु कौन सा था? कुत्ता के बाद किसका नाम था और उसके बाद किसका नाम था? दो हमको ये बताइए अगर आपको जानकारी है। अब हम अगर इनके स्थलों की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्थल हमको देखने को मिलते हैं तो ये देखो स्थल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो ये मैप में भी इनको जो है आप लोग कर सकते हो। तो पहला स्थल हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बागौर। और बागौर अभी हमने बताया था कहाँ का है? राजस्थान का है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो कोठारी नदी के किनारे हमको देखने को मिलेगा। खास तौर से जो ये स्थल वगैरह हैं नदियों के अगर किनारे हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा लंगनाज। लंगनाज हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लंगनाज, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद सराय नाहर हमको जो है मिलेगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और सराय नाहर की एक विशेषता हमको होगी, पूरे विश्व में पहली बार अगर मर्डर का कर कहीं पर केस मिलता है तो क्या कहाँ पर मिलता है? सराय नाहर में मिलता है। तो इसमें क्या हुआ है? एक खोपड़ी है, उस खोपड़ी में क्या हुआ है? पत्थर को डाला गया जिससे ये लग रहा है किसी का जो है मर्डर किया गया है। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? साक्ष्य ऐसा हमारा सराय नाहर से मिला हुआ है। उसके बाद एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में पड़ती है महदहा। महदहा जगह में क्या है कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? महदहा से मिला है।
उसके बाद एक जगह है जलाहल्ली, अभी किसी परीक्षा में पूछा गया है, अगर पूछा गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जलाहल्ली, जलाहल्ली कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद है टेरी, टेरी हमारी जगह कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये होगा मध्य पाषाण काल आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस ऐसे ही जो है तैयार करिए। अब लास्ट हमारा जो है नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज बचा हुआ है, इसको भी मैं धीरे धीरे करा देता हूँ। उसके बाद अगला जो है मैं वीडियो जब लेके आऊँगा तो दूसरा कोई विषय लेके आऊँगा। बहरहाल आप लोग जो है धीरे धीरे ऐसे ही नोट्स अपने बनाते जाइए, क्योंकि आपको देखने में ये थोड़ा लग रहा होगा और इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा है। जानकारी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कई किताबें, एक प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ पर कई किताबों का निचोड़ आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वजह से आप इनको ज़रूर, अगर अच्छी तैयारी चाहते हैं तो इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। आइए बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल क्या होता है कि मध्य पाषाण काल हमारा जो संक्रमण काल था, संक्रमण काल के पश्चात का जो हमारा समय होता है नव पाषाण काल। अब इसमें क्या हो जाएगा? टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब इस समय अगर इसकी खोज करने वाले अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो कौन होता है? डॉक्टर प्राइम रोज होते हैं। हमने आपको तीनों कालों में इनकी सबकी बात बताई हुई है कि किस काल की किसने खोज की हुई है। अब इन्होंने क्या किया था? डॉक्टर प्राइम रोज ने इस काल के उपकरण खोजे थे। कहाँ से? लिंग सुगर से। लिंग सुगर जगह हमारी कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद प्राचीनतम बस्ती हमको ये मिल जाएगी कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ हमारी जो है कहाँ पर जगह पड़ेगी? ये पाकिस्तान में पड़ेगी, खासतौर से बलूचिस्तान में पड़ेगी। कौन सी? मेहरगढ़। वैसे ध्यान रखिए मेहरगढ़ को जो है हम लोग प्राचीन काल में अन्न की डलिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमको खेती वगैरह के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे। अब इस समय मनुष्य और क्या करेगा? जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो क्या करेगा? पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करेगा। पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग क्यों करेगा? क्योंकि अभी तक की जो पत्थर थे या औजार थे वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं थे। अब इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलाने हैं, मजबूत बनाने हैं। इस वजह से क्या करेगा? पालिश करेगा। पालिश करने से फ़ायदा क्या हो जाता है कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका असर कम पड़ता है। जैसे पानी वगैरह बरसता है तो जल्दी हमारे क्या होते हैं? ख़राब नहीं होते हैं। तो अपना यहाँ पर क्या करेगा? पालिश करेगा। पालिश करने से इन सब चीज़ों से बचाव हो जाएगा। इसी समय क्या होगा? हमारा पहिए का आविष्कार हो जाएगा और कृषि का आविष्कार हो जाएगा। पहिया खास तौर से ये चलने के लिए हो जाएगा और कृषि हमारा मनुष्य जो है क्या हो गया है? थोड़ा सा दिमाग वाला हो गया है। इस वजह से अब वो शिकार न करके कुछ जो है अपना शाकाहारी पे आना चाहता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं अब यहाँ पर बढ़ गई हैं। और कृषि के ध्यान रखिए प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कुंभकारी की शुरुआत हो चुकी है। कुंभकारी का मतलब क्या है? यहाँ पर मृदभांड बनाना ये जान गया है, क्योंकि इसको बर्तनों वगैरह की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये तरह तरह की चीज़ें बनाना जो है चालू कर दिया हुआ है, क्योंकि इसी समय क्या हो जाएगा कि आग के प्रयोग से परिचित भी हो जाएगा नव पाषाण काल में। इस वजह से कुंभकारी की शुरुआत हो जाती है। कुंभकारी में खास तौर से अभी तक की जो यहाँ पर बर्तन बनेंगे वो मोटे तौर पर बर्तन बनेंगे, जैसे घड़ा बनेगा या फिर जो है इनके अन्य बर्तन होंगे जो मतलब बड़े रूप में, छोटे रूप वाले बर्तन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसके साथ में क्या होता है? स्थायी घर बनाना अपना चालू कर देता है। अभी तक ये अस्थायी था, यहाँ पर क्या हो जाता है? स्थायी रूप से हो जाता है। सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत कर देता है मनुष्य, क्योंकि अब ये खेती करने लगता है तो खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कुछ खेती हमारी जो है देव मात्रक हो जाती है, कुछ अदेव मात्रक हो जाती है, लेकिन अभी देव मात्रक या अदेव मात्रक का नाम हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होता है? आग का ये प्रयोग करता है। आग का प्रयोग अगर करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर मांस खाएगा तो उसको पका के खाएगा। अगर शाकाहारी रूप में अगर सब्जियां वगैरह अगर अपना जो है करेगा तो इनको उबाल के खा सकता है, क्योंकि मसाले वगैरह का जो है अभी यहाँ पर कोई हमको उल्लेख नहीं मिला हुआ है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खास तौर से तीनों कालों में, यानी जो हमारा पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, सबसे ज़्यादा अगर स्थल हमको देखने को मिलेंगे तो नव पाषाण काल में ही देखने को मिलेंगे। देखिए कौन कौन से स्थल हैं। पहला स्थल हो गया हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जगह कहाँ पर मिलेगी? पाकिस्तान में मिलेगी। उसके बाद हमको मिल जाएगा बुर्जहोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बुर्जहोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इसकी खोज टेरा और पीटरसन नामक वैज्ञानिक करेंगे। और यहाँ से क्या होता है? एक घटना होती है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको आप लोग भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कौन सा? बुर्जहोम।
उसके बाद हमको मिल जाएगा गुफराल। गुफराल कहाँ पर होगा, ये भी कश्मीर में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कोल डिहुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल डिहुआ, ये उत्तर प्रदेश की जगह है। और कोल डिहुआ से क्या होता है कि धान के जो है हमको साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं। कोल डिहुआ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरे विश्व का सबसे पहले अगर कोई धान मिला हुआ था तो कोल डिहुआ से ही मिला हुआ था। उसके बाद मिल जाएगा हमको मगहरा। मगहरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर धान के साथ साथ में जौ के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। ये भी जगह कहाँ हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। उसके बाद हमको मिलेगा चोपनी मांडो। चोपनी मांडो कहाँ पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कई परीक्षाओं में ये चोपनी मांडो पूछा गया है। उसके बाद चिरांद। चिरांद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के जो लोग पेपर देते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन जो है समझ लीजिए पेपर में आने ही वाला क्वेश्चन होता है। चिरांद, चिरांद जगह कहाँ पर, बिहार में है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि जो उपकरण हमको मिले होते हैं वो हड्डी के मिले होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है बताइए किस नौपाषाण काल स्थल से हड्डी के बने उपकरण मिले थे, तो चिरांद से मिले हुए थे। उसके बाद है संगन कल्लू। संगन कल्लू कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संगन कल्लू इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद है पिकली हाल। पिकली हाल भी जगह कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और उसके बाद मैमड़ा, अभी जल्दी में पूछा गया मैमड़ा। मैमड़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो इतने स्थल आप नौपाषाण काल के तैयार कर लीजिए। अब कुछ यहाँ पर बातें हैं, जैसे अगर आपसे पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले जो कुल्हाड़ी की खोज की हुई थी कहाँ की हुई थी, तो पल्लवरम से की हुई थी। पल्लवरम में, पल्लवरम एक जगह है या गांव है, किस जिले में आता है, तो चिंगलपुट में आता है। चिंगलपुट जगह कहाँ पर पड़ती है, मद्रास में पड़ती है। मद्रास कहाँ पर पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। अगर पूछता है कब खोज की हुई है, तो ध्यान रखिएगा 1863 में ये खोज करते हैं। तो आज का ये हमारा जो है इस हिसाब का जो है ये वीडियो था। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन लंबा होने के साथ साथ आपको जानकारी अच्छी खासी मिल गई होगी। बहरहाल आप लोग जो है वीडियो देखिए और उसके बाद जो भी इसमें जो है कमी रह गई हो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। धन्यवाद।